biology teacher, and in this class we totally focus on cell cycle and cell division. लास्ट क्लास में अपन ने देखा कि सेल क्या है, ठीक है, और माइटोसिस मियोसिस क्या होता है. अब अपन पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसपे अपना टोटल फोकस जो रहेगा वो रहेगा माइटोसिस के ऊपर, ठीक है. फिर एक नेक्स्ट क्लास लेंगे, उसमें मियोसिस का डेप्थ स्टडी करेंगे. पहले अपन माइटोसिस देखेंगे कि माइटोसिस क्या होता है इन द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है, और उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो लेट्स बिगिन द क्लास. ओके, देखो, द टॉपिक इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. क्लियर है? देखो, जब भी क्या होता है, किसी भी सेल का क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, तो वो सीक्वेंस वाइज होता है, ठीक. सेल साइकिल क्या है? एक सीरीज ऑफ इवेंट है. क्या है सेल साइकिल? इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट. क्या है सेल साइकिल? सीरीज ऑफ इवेंट है, ठीक है. क्या है? सीरीज ऑफ इवेंट, जिसके अंदर वन बाय वन एक एक करके सीरीज के थ्रू जो सेल है वो क्या होता है, डिवाइड होता चला जाता है, ठीक. इससे क्या होता है, माइटोसिस की अपन बात करेंगे. यहाँ पे किसकी बात करेंगे? माइटोसिस की. पहले माइटोसिस की करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मियोसिस के बारे में देखेंगे. इसमें क्या होता है, इट क्रिएट टू डॉटर सेल, ठीक है. कि सेल डिवीजन कब जब किसके अंदर हो रहा है, माइटोसिस के अंदर हो रहा है, तो वो कितने डॉटर सेल बनाएगा? 2 डॉटर सेल बनाता है. जब भी ह्यूमन का सेल, जो ह्यूमन का सेल है, ठीक है, जो ह्यूमन सेल है, इट टेक 24 आवर्स फॉर सेल डिवीजन. कि जो ह्यूमन का सेल है वो कितना टाइम लेता है? 24 आवर्स लेता है अपने सेल को क्या करने के लिए, डिवाइड करने के लिए. अब कैसे लेगा वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है. कि ह्यूमन का सिंगल सेल कितना टाइम ले रहा है? 24 आवर्स ले रहा है अपने सेल को क्या करने के लिए, डिवाइड करने के लिए. यहाँ तक क्लियर है ना? अब अपन देखेंगे कि सेल साइकिल किस तरीके से चलती है. देखिए, सेल साइकिल किस तरीके से चलती है. सबसे पहला फेज आता है, दैट इज G1 फेज. कौन सा फेज आता है? G1 फेज. सबसे पहला फेज आता है, दैट इज G1 फेज. उसके बाद G1 फेज के बाद में जो नेक्स्ट फेज आता है वो आता है, दैट इज S फेज. दैट इज S फेज, ठीक है. फिर G1 के बाद में कौन सा, S1 के बाद, S के बाद में कौन सा फेज आता है? दैट इज G2 फेज. कौन सा फेज आएगा? G2 फेज. सबसे पहले कौन सा आया? G1 फेज, फिर S फेज, फिर G2 फेज आता है. और G2 फेज के बाद में जो फेज आता है उसको अपन बोलते हैं M फेज. कौन सा फेज? M फेज. तो यहाँ तक किसी को दिक्कत? ठीक है. कौन सा फेज आ गया? M फेज आ गया. जब G1 से लेकर G2 तक, यहाँ से लेकर ये जो पूरा फेज है, यहाँ से लेके यहाँ तक का फेज, ठीक है, क्या कहलाता है? इंटरफेज कहलाता है. इंटरफेज कहलाता है, ठीक है. क्या कहलाएगा? इंटरफेज कहलाएगा. और जो M फेज है, ये वाला फेज, ये सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस फेज कहलाता है, जिसके अंदर सिर्फ और एक ही प्रोसेस होती है, जिसको बोलते हैं M फेज या फिर माइटोसिस फेज. अगर वो किसके अंदर देखने को मिल रहा है, माइटोसिस या सोमैटिक सेल के अंदर देखने को मिल रहा है, तब अपन उसको माइटोसिस फेज बोलेंगे. अगर वो किसके अंदर देखने को मिलेगा, जर्म सेल के अंदर देखने को मिलेगा, तो वो डिवाइड हो जाएगा मियोसिस फर्स्ट के अंदर या फिर मियोसिस सेकंड के अंदर. क्लियर है? तो देखिए, माइटोसिस फेज जो है वो कितने में बांटी गई है. माइटोसिस फेज इज डिवाइडेड इनटू, इसको अपन इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं. देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक G1 फेज हो गया, यहाँ तक S2 फेज हो गया, इधर तक G2 फेज ले लेते हैं और इधर M फेज ले लेते हैं. ठीक है. अब जो ये M फेज है, इसके अंदर सबसे पहला होता है प्रोफेज. कौन सा फेज? प्रोफेज. ठीक. सेकंड जो होता है वो होता है मेटाफेज. ठीक है.
फिर जो थर्ड होता है, क्या बताया था आपको, प्रोमेट बताया था, पीमेट, ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, फिर कौन सा आएगा, एनाफेज, एनाफेज, एंड लास्ट में कौन सा आ जाएगा, दैट इज टीलोफेज। कौन सा आ जाएगा, टीलोफेज। तो ये किसको फॉलो करता है, टीमैट को। टीमैट इसके अंदर देखने को मिलेगा, किसमें, माइटोसिस और मियोसिस के अंदर पीमेट 1 और पीमेट 2 दोनों देखने को मिलेंगे, है ना, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है कि यहाँ पे क्या हो गया, माइटोसिस, और इसके अंदर क्या देखने को मिल रहे हैं, चारों फेज दिख रहे हैं, और जो एंड हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, यहाँ हो रहा है। और इसके बाद में एक जो फेज आती है, इसके बाद में जो एक काउंट किया जाता है, दैट इज जी नोड फेज। दिस इज कंप्लीट योर सेल साइकिल, ठीक है, क्या है ये, कंप्लीट सेल साइकिल है। दिस इज कंप्लीट सेल साइकिल, क्लियर। सेल साइकिल, अब टॉपिक है आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। एक चीज और क्लियर कर देते हैं कि सेल साइकिल के अंदर ही सेल डिवीजन आता है। सेल साइकिल के अंदर ही क्या आता है, सेल डिवीजन आता है, कि जब सेल क्या होगा, डिवाइड होगा, वही सेल डिवीजन कहलाएगा। मतलब सेल साइकिल के अंदर ही क्या आ रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे G1 हो गया, ये S फेज हो गया, G2 फेज हो गया, M फेज हो गया, क्लियर। ये चारों मिलके सेल साइकिल बना रहे हैं। और ऐसे सेल्स जिनको आगे फर्दर डिवाइड नहीं करते, वो G0 फेज के अंदर चले जाते हैं। अपन बात करेंगे कि G0 फेज क्या होता है और इन फेज के अंदर क्या देखने को मिलता है। अब मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन का सेल है वो कितना टाइम लेता है, 24 आवर्स लेता है अपने सेल को डिवाइड करने के लिए। कितना, 24 आवर्स वो अपने सेल को डिवाइड करने के लिए लेता है, जिसमें से ध्यान दो, जिसमें से कौन सा कलर ले, जिसमें से 23 आवर्स एक्सपेंड हो जाते हैं किसके अंदर, इंटरफेस के अंदर, ठीक है। और बचा हुआ 1 आवर जो है वो किसके अंदर एक्सपेंड होता है, माइटोसिस के अंदर एक्सपेंड हो जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के इंटरफेस कितने टाइम का हुआ, 23 आवर्स का हुआ, और माइटोसिस फेज सिर्फ और सिर्फ 1 आवर का हुआ, ठीक है। कि सेल डिवाइड, सेल को अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए तो 23 घंटे लग रहे हैं, लेकिन जब डिवाइड कर रहा है तो सिर्फ 1 घंटे के अंदर डिवाइड हो रहा है, क्लियर है, ओके। अब देखो, अगर क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाए तो क्या पूछा जाएगा कि सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा फेज होता है सेल साइकिल का। तो लॉन्गेस्ट कौन सा हो गया, इंटरफेज। इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। कौन सा फेज हो गया, लॉन्गेस्ट सेल साइकिल का फेज हो गया, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। कि ये जो फेज है ये क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, लॉन्गेस्ट फेज है सेल साइकिल का। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई डाउट है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में अपन क्या बात करेंगे, अपन बात करेंगे सबसे पहले दैट इज इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। देखो, इंटरफेस, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, इंटरफेस की बात कर रहे हैं। इस इंटरफेस के अंदर क्या होगा, इस इंटरफेस के अंदर इसमें सेल डिवीजन जो होगा उसके लिए सेल अपने आप को क्या कर लेगा, प्रिपेयर कर लेगा, किसके लिए, कि इन दिस, यहाँ पर लिखा जाए तो इन दिस सेल इटसेल्फ प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन। कि सेल जो है अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए, ठीक है, बाय certain phases, by the help of certain phases, like first one that is G1 phase, समझ रहे हो, next S phase, and the last third is G2 phase। किसके अंदर आ गई, तीनों इंटरफेस के अंदर आ गए, ठीक है। अब G1 क्या है, S फेज क्या है, G2 फेज क्या है, वो अपन फर्दर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में इंटरफेस के बाद में कौन सा फेज स्टार्ट हो जाता है, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड जो फेज स्टार्ट होगा दैट इज M फेज। M फेज के अंदर जाते ही वो किसके अंदर चला जाएगा, P मैट के अंदर।
किसके अंदर ट्रेवल कर देगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, इसके बाद जाने के बाद में सबसे पहला सेल किसके अंदर चला गया है, अब G1 फेज के अंदर चला गया। किस फेज में, दैट इज G1 फेज। G1 फेज का दूसरा नाम क्या है डियर स्टूडेंट, ऑल्सो नोन एज फर्स्ट गैप फेज। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट गैप फेज भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस। इसका दूसरा नाम क्या है, दैट इज फर्स्ट गैप फेज। ठीक है, इस फेज के अंदर बायोसिंथेसिस जो है सेल का, क्या होता है बायोसिंथेसिस अभी बताऊंगी। जो बायोसिंथेसिस है वो बहुत ज्यादा फास्ट रहता है, वेरी फास्ट टेक प्लेस। ठीक है, इस तरीके से अपन समझ सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा फास्ट रहता है। ठीक है, या फिर जो मेटाबॉलिक रेट है सेल की, जो मेटाबॉलिक रेट है वो क्या रहती है, इंक्रीज रहती है। कौन से फेज के अंदर, G1 फेज के अंदर इंक्रीज रहती है, बिल्कुल टॉप पे रहती है। कौन से फेज के अंदर, G1 फेज के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हुआ, G1 फेज को क्या बोल रहे थे, फर्स्ट गैप फेज बोल रहे हैं। ओके, इसके अंदर जो बायोसिंथेसिस है वो बहुत ही फास्ट स्पीड से काम करता है। साथ साथ के अंदर इसके अंदर जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी क्या रहती है, सेल की बढ़ी हुई रहती है। कैसे बायोसिंथेसिस, कैसे बायोसिंथेसिस में ध्यान दो कि सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, सिंथेसिस हो रहा है ना, बायोसिंथेसिस मतलब लाइफ का ओरिजिन हो रहा है। जो सेल के ओरिजिन है जिसको अपन लिटिल ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, लिटिल ऑर्गन्स के नाम से भी जानते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस एग्जाम कि लिटिल ऑर्गन्स किसको बोला जाता है, सेल ऑर्गेनेल्स को लिटिल ऑर्गन भी बोला जाता है। तो G1 फेज के अंदर जो पेरेंट सेल है, ठीक है, उस पेरेंट सेल के अंदर क्या हो जाएंगे, जो सेल के ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या होने लग जाते हैं डियर स्टूडेंट, जो सेल्स के ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डिवाइड होने लग जाते हैं। कि मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, लाइक राइबोसोम्स हो गए, है ना, ये क्या करते हैं, अपने आप को क्या कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं। कौन से फेज के अंदर, G1 फेज के अंदर। तो समझ रहे हो कि G1 फेज के अंदर सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। क्यों डबल हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जो बायोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो बढ़ जाती है और जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी बढ़ जाती है। मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी तो जो सेल्स के अंदर डिमांड होती है ना, जैसे सेल्स के अंदर डिमांड किस किस की हो गई, जैसे सेल्स के अंदर डिमांड हो गई किसकी, ग्लूकोज की डिमांड हो गई। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया मोर एटीपी निकालेगा। ठीक है, जैसे सेल के अंदर डिमांड हो गई ज्यादा प्रोटीन की, डिमांड तो होगी प्रोटीन की, क्यों, क्योंकि ऑर्गेनेल्स किससे बन रहे हैं, प्रोटीन से बन रहे हैं, अमीनो एसिड से बन रहे हैं, ठीक है, वो लिपिड से बन रहे हैं, तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। इसलिए सेल के अंदर मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और बायोसिंथेसिस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनेल्स हैं डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर जो सेल है उसमें डीएनए जो होता है वो अपने आप को क्या कर लेता है, प्रिपेयर कर लेता है। डीएनए क्या हो जाता है, प्रिपेयर कर लेता है, किसके लिए, फॉर रेप्लिकेशन के लिए। लेकिन यहाँ पर डीएनए डबल नहीं होता, वो अपने आप को क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ रेडी करेगा कि मैं नेक्स्ट फेज में जाके क्या कर लूंगा, अपने आप को डबल कर लूंगा। और G1 फेज के बाद में कौन सी फेज आती है, एस फेज आती है। कौन सी फेज आती है, एस फेज आती है, कि जिसके अंदर अपन देखेंगे एस फेज का दूसरा नाम क्या होता है, दैट इज, क्या नाम होता है, डीएनए सिंथेसिस या डीएनए रेप्लिकेशन फेज। तो एस फेज के अंदर जाकर जो सेल है वो अपने आप, जो डीएनए है वो अपने आप को क्या कर लेगा, रेप्लिकेट कर लेगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट फेज कौन सी आ गई, दैट इज एस फेज। इस फेज के अंदर क्या होगा, इस फेज के अंदर क्या होगा, जो डीएनए है वो क्या कर लेता है, अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है या फिर क्या कर लेता है, अपनी डबल कॉपी बना लेता है, डबल कॉपी बना लेता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि जो सेल का न्यूक्लियस है उसके अंदर पाए जाने वाले जो क्रोमैटिड्स हैं उसके आइडेंटिकल बन जाते हैं इस फेज के अंदर। कैसे बनेंगे, देखो जैसे ये सेल है ना, ये सेल का न्यूक्लियस है, तो इस फेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं
वो तो क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, सेम होंगे। क्रोमोसोम्स जो हैं, क्रोमोसोम्स जो हैं वो तो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है। जो क्रोमोसोम्स हैं वो तो होंगे सेम ही रहेंगे, है ना। लेकिन जो डीएनए है वो क्या हो जाता है इस फेज के अंदर, डबल हो जाता है। कि अगर डीएनए का अमाउंट 2C है, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, तो वो कितने में बदल जाता है, 4C के अंदर चला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन कि एस फेज के अंदर क्या देखने को मिलता है कि जो डीएनए का मटेरियल है वो जस्ट डबल हो जाता है, और उसकी वजह से क्या देखने को मिलते हैं इसके अंदर, क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमैटिड्स भी देखने को मिलते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि इस तरीके से क्या मौजूद है, इस तरीके से क्या मौजूद थे, सेंट्रोमेयर से इस तरीके से क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स थे। ये क्या करेंगे, अपने आप को सिस्टर क्रोमैटिड्स बना लेंगे, इस तरीके से डुप्लीकेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। ये कौन सी फेज में देखने को मिलेगा, एस फेज के अंदर देखने को मिलेगा। सिस्टर क्रोमैटिड्स एस फेज के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके बाद में जो G2 फेज है, देखो नेक्स्ट कौन सी फेज आ गई, दैट इज G2 फेज। इस फेज का दूसरा नाम होता है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ग्रोथ एंड प्रिपरेटरी फेज। क्या नाम होता है, ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फेज भी बोलते हैं इसको। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो सेल है वो अपने आप को रेडी करता है, सेल रेडी फॉर किसके लिए, माइटोसिस के लिए। और माइटोसिस होगा तो क्या देखने को मिलेगा, सेल का डिवीजन देखने को मिलेगा। समझ में आ गया कि माइटोसिस कौन से फेज के अंदर देखने को मिलेगा, G2 फेज के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस ज्यादा होता है सेल में, प्रोटीन सिंथेसिस क्या देखने को मिलता है इसके अंदर, ज्यादा देखने को मिलता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस भी क्या हो जाता है इस फेज के अंदर, इंक्रीज हो जाता है। तो आपको समझ में आया कि G1 फेज के अंदर तो क्या हो रहा है, G1 फेज के अंदर जो सेल है उसको अपन फर्स्ट गैप क्या बोल रहे थे, उसको अपन फर्स्ट गैप फेज बोल रहे थे। यहाँ पे अपन ने पढ़ा कि इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट गैप फेज, जिसमें बायोसिंथेसिस बहुत ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाती है उसकी स्पीड, मेटाबॉलिक रेट इसके अंदर बढ़ जाती है, और सेल ऑर्गेनल्स अपने आप को डबल कर लेते हैं। सेल ऑर्गेनल्स का अपन ने पढ़ा कि उसको लिटिल ऑर्गन्स भी बोला जाता है, क्लियर है। और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जैसे राइबोसोम से अपने आप को डबल कर लेंगे, और इसके अंदर डीएनए जो है वो रेडी हो जाता है किसके लिए, फॉर रेप्लिकेशन के लिए। और एस फेज के अंदर जाकर क्या देखेंगे कि डीएनए का क्या हो जाता है, रेप्लिकेशन हो जाता है, डीएनए डबल हो जाता है, डबल कॉपी देखने को उसकी मिलती है एस फेज के अंदर, ठीक है। G2 फेज के अंदर क्या होगा, G2 फेज के अंदर क्या होगा कि जो सेल है अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा सेल डिवीजन के लिए, क्लियर है। अब अपन पढ़ेंगे जो नेक्स्ट फेज है वो है दैट इज एम फेज। कौन सी फेज है, एम फेज। ये किसके अंदर होएगी, सोमैटिक सेल्स के अंदर। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, माइटोसिस फेज, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, also known as we already discussed about it, equitable division। क्या बोलेंगे, इक्विटेबल डिवीजन भी इसको बोलेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। क्यों, क्योंकि पेरेंट सेल जो है, पेरेंट सेल क्रिएट आइडेंटिकल टू डॉटर सेल्स। कितने बनाएगा, 2 डॉटर सेल्स बनाएगा अपने ही जैसे। समझ में आया, 2 डॉटर सेल्स बनाएगा अपने ही जैसे। तो वी कैन से दैट डिप्लॉयड पेरेंट सेल क्रिएट डिप्लॉयड, क्या क्रिएट करेगा, डिप्लॉयड
डॉटर सेल्स। ठीक है, अपन बोल सकते हैं यहाँ पर कि वो क्या क्रिएट करेगा, डिप्लॉयड डॉटर सेल्स को क्रिएट करेगा किसके अंदर, एम फेज के अंदर। ठीक है, इस एम फेज के अंदर अब कौन कौन सी फेजेस आ जाएंगी, पी मैट आ जाएगा। देखो ध्यान दो, क्या आएगा, पी मैट, दैट इज प्रोफेज, है ना। फर्स्ट लिख दो या लिखने की जरूरत ही नहीं है ऐसे तो, क्योंकि इसके अंदर दो तो हो नहीं रहे, ठीक है ना। तो प्रोफेज फर्स्ट, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और लास्ट में टीलोफेज। अपन इसको यही समझेंगे पूरा, अलग अलग लूंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सबसे पहले जब सेल क्या होता है, सबसे पहले इसके अंदर S2 फेज, जो G2 फेज था उसमें सेल रेडी हो गया था किसके लिए, किसके लिए, माइटोसिस के लिए। तो इसके अंदर जो सेल है, ये सेल है जैसे, और इसका ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर पड़े हुए क्या चीज, क्रोमोसोम्स, वो क्या हो जाते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स बिकम कंडेंस्ड, यहाँ लिख दें हम, क्रोमोसोम्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, बिकम कंडेंस्ड। दैट्स वाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो क्या हो जाएगी, बिकम रप्चर्ड, क्या हो जाएगी, रप्चर्ड हो जाएगी, समझ रहे हो, वो क्या हो जाएगी, रप्चर्ड हो जाएगी। और जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रप्चर्ड होती है, उस प्रोसेस का एक नाम होता है, दैट इज, उसको बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस। क्या बोला जाता है, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन कि कैरियोकाइनेसिस क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रप्चर होना कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। कौन सी फेज में देखा जाता है, एम फेज के प्रोफेज के अंदर कैरियोकाइनेसिस देखने को मिलता है। कि जस्ट फॉर एग्जांपल इधर देखिए, ये सेल है, ठीक है, दिस इज योर सेल, इसके अंदर इस तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद थी, जो क्रोमोसोम थे वो कंडेंस्ड हो गई, तो इस तरीके से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो टूट जाती है। क्या हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने की वजह से जो सेंट्रोसोम्स हैं वो क्या चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, बाहर की तरफ इस तरीके से शिफ्ट हो जाते हैं सेंट्रोसोम्स। ठीक है, क्या हो जाते हैं, सेंट्रोसोम्स इस तरीके से बाहर चले जाते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने की वजह से। ठीक है, इस तरीके से बाहर चले जाते हैं, और इसके अंदर जो इसका जो सीक्वेंस होगा वो उसके अपोजिट पोल में देखने को मिलेगा। देखो इस तरीके से, ये अगर मैं एक लाइन बना दूं तो ये शो कर रहा है अपोजिट पोल को। ठीक है, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गई और इसके अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स इस तरीके से हैं। और ये इसका सेंट्रोमियर वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये सेंट्रोमियर हो गया। इस तरीके से सेल क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गई तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस बोल रहे हैं, और सेंट्रोसोम जो है वो आउटवर्ड की तरह शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे। कौन से फेज के अंदर देखने को मिलेगा बच्चे, ये देखने को मिलेगा प्रोफेज के अंदर। किसके अंदर, प्रोफेज के अंदर, प्रोफेज के अंदर देखने को मिलेगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल दूसरा, अब अपन पढ़ रहे हैं दैट इज मेटाफेज। कौन सा, मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटी थी उसकी वजह से जो क्रोमोसोम्स होंगे वो एक इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाएंगे। इस तरीके से ये इनका सेंट्रोमियर है और ये एक इक्वेटोरियल प्लेट है। देखो इस तरीके से एक इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं। कौन सी प्लेट हो गई है, इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं। किसके अंदर, मेटाफेज के अंदर। कि जो क्या है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं। और यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, मेटाफेज के अंदर सबसे ज्यादा, ये जो मेटाफेज है सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है कैंसर स्टडीज के लिए, क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम्स बहुत अच्छे से दिखते हैं।
पहला क्वेश्चन, इस कैंसर स्टडी सेल साइकिल की कौन सी फेज में देखने को मिलती है? दैट इज मेटाफेज के अंदर देखने को मिलती है। साथ साथ में इसके अंदर सबसे ज्यादा स्टडी की जाती है साइटोजेनेटिक्स की, मतलब इसके अंदर सेल्स की सबसे ज्यादा क्या की जाती है? स्टडी की जाती है। कौन से फेज के अंदर? मेटाफेज के अंदर। तो वापस से समझो अपन ने अभी तक क्या पढ़ा, एक बार देखो अपन ने पढ़ा G1 फेज, S फेज, G2 फेज, फिर M फेज। M फेज में देखा सबसे पहला प्रोफेज है, फिर मेटाफेज है, फिर एनाफेज है और लास्ट में टीलोफेज है। जिसमें अपन ने बात करी प्रोफेज के अंदर सेल की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है? रप्चर हो जाती है, क्योंकि क्रोमोसोम कंडेंस्ड हो जाते हैं। तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रप्चर होगी उसको अपन एक टर्म दी, दैट इज कैरियोकाइनेसिस, उसको बोला जाता है। तो कैरियोकाइनेसिस कौन से फेज में देखने को मिलता है? एम फेज के प्रोफेज के अंदर देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में अपन ने देखा कि जो सेकंड है दैट इज प्रोफेज में अपन ने देखा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस तरीके से टूट गई तो जो सेंट्रोसोम्स थे वो बीच में आ गए, अपोजिट पोल्स में आ गए, ठीक है। और अपोजिट पोल्स में आने के बाद में जो क्रोमोसोम्स है वो इस तरीके से हो रहे। फिर मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स थे वो कैसे आ जाते हैं? मेटाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो इस तरीके से आ जाते हैं। देखो मेटाफेज के अंदर एक इक्विटोरियल प्लेट बन जाती है सेल के अंदर और इस तरीके से वो बीच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा इन क्रोमोसोम्स को आप अच्छे से देख सकता है और वो साइटोजेनेटिक्स और कैंसर स्टडी में हेल्पफुल रहती है। कौन सी फेज? मेटाफेज में। अब नेक्स्ट जो है वो है एनाफेज, दैट इज एनाफेज। इस एनाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, जैसे कि ये सेल है, इसके अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स इस तरीके से हो जाते हैं, बाई शेप बना लेते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अपोजिट हो जाते हैं, एक वाई शेप बना लेते हैं। इस तरीके से एक वाइट शेप बना लेते हैं और बिल्कुल क्या हो जाते हैं? बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं एक दूसरे के। क्या है ये क्या है? ये सारे के सारे डॉटर क्रोमोसोम्स है। क्या है ये? डॉटर क्रोमोसोम्स है जो वाई शेप बना लेते हैं। किसके अंदर बना लेंगे? एनाफेज के अंदर। किसमें? एनाफेज के अंदर। इस एनाफेज को शॉर्टेस्ट फेज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शॉर्टेस्ट फेज ऑफ एम फेज। एम फेज का सबसे शॉर्टेस्ट फेज कौन सा है? एनाफेज है। और पूरे सेल साइकिल का सबसे लार्जेस्ट जो फेज है वो कौन सा है? इंटरफेज है। कौन सा फेज है? दैट इज इंटरफेज है ना। तो एनाफेज के अंदर क्या हुआ? एनाफेज के अंदर इस तरीके से डॉटर क्रोमोसोम्स अपोजिट चले गए, ठीक है, लेस कंडेंस होते हैं और टीलोफेज के अंदर जाके जो क्रोमोसोम्स हैं या फिर जो ये क्रोमोसोम्स हैं अपने आप से अटैच हो जाते हैं, दो डॉटर न्यूक्लियाई बना लेते हैं टीलोफेज के अंदर। देखो लास्ट जो फेज आएगी वो कौन सी फेज आएगी? दैट इज टीलोफेज। ये टीलोफेज के अंदर जो सेल है, ठीक है, वो कैसा होता है? नॉट लाइक दैट। जो सेल है वो अपने आप को दो में डिवाइड कर लेता है इस तरीके से, ठीक है। और ये जो टीलोफेज है ये कैसी होती है? लेस कंडेंस्ड होती है। और इसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? रीअपियर होती है, वापस से जुड़ने लग जाती है। तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी? रीअपियर होगी, तब उसको एक टर्म बोला जाता है, दैट इज नोन एज व्हाट? कैरियोकाइनेसिस, नॉट साइटोकाइनेसिस, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? साइटोकाइनेसिस, ठीक है। आई एम चेकिंग यू आर अटेंटिव और नॉट, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कि यहाँ पर क्या हो जाएंगे? अलग से दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? दो डॉटर न्यूक्लियाई यहाँ पर बन जाते हैं। और इन दो डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर देखने को मिलेंगे क्या चीज? आपके क्रोमोसोम्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे। और जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से रिपेयर होगी उसको क्या बोलेंगे? साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। और वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो किसके अंदर कन्वर्ट कर देती है सेल को? टू डॉटर सेल्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है। किसके अंदर कन्वर्ट कर देती है? टू डॉटर सेल्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है सेल को। समझ में आया कि किस तरीके से माइटोसिस की मदद से जो सेल है वो डिवाइड होता है। अपन ने पढ़ा
कि सबसे पहले तो G1 फेज आया, फिर S फेज आया, फिर G2 फेज आया और लास्ट में M फेज आया। ठीक है, तो G1 फेज के अंदर अपन ने देखा कि सेल के अंदर बायोसिंथेसिस बहुत फास्ट स्पीड में काम करता है, क्लियर है, और साथ में मेटाबॉलिक रेट भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ये अपन ने स्टडी कर ली। ठीक है, इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं वो जस्ट डबल हो जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गए, वो सब क्या हो जाते हैं डियर स्टूडेंट, जस्ट डबल हो जाते हैं। और सेल अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है वो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, और एस फेज में आते आते वो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है और एस फेज के अंदर पूरा का पूरा डीएनए डबल हो जाता है, मतलब 2C अगर वो अमाउंट है तो वो 4C में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर G2 फेज के अंदर अब सेल के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ और प्रिपरेटरी फेज रेट देखने को मिलती है, साथ साथ में इसमें बहुत ही ज्यादा प्रोटीन का सिंथेसिस देखने को मिलता है। क्लियर, प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद में जो सेल है वो अपने आप को कहता है कि आई एम रेडी फॉर माइटोसिस। फिर माइटोसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है इसके अंदर, और यहाँ पर इस तरीके से फेजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जो अपन स्टडी कर चुके हैं कि किस फेज के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। अब ऐसे ही अपन बाद में क्या डिस्कस करेंगे, अपन आगे देखेंगे कि इससे रिगार्डिंग एमसीक्यूज कैसे पूछे जाते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, कि अगर मैम आप कहो कि आपने सारा टॉपिक हमसे डिस्कस कर लिया कि सेल क्या था, ठीक है, सेल से रिगार्डिंग अपन ने एमसीक्यूज भी देख लिए थे, माइटोसिस मियोसिस के बीच में अपन ने डिफरेंस भी देख लिया था, राइट, और अपन ने अभी इस क्लास के अंदर अपन ने ये देखा कि अपन ने इस क्लास के अंदर साथ के साथ ये भी देखा है कि किस तरीके से माइटोसिस की मदद से जो सेल है वो क्या कर रहा है, अपने आप को क्या कर रहा है, अपने आप को डिवाइड कर रहा है, कि पेरेंट सेल से वो किस तरीके से अपने आप को डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। नेक्स्ट क्लास में अपन एमसीक्यूज भी देखेंगे और मियोसिस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। So thank you so much dear for watching this class. I hope you get more knowledge from this class. So thank you.